हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुसब्बिर हसन है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग नाइन्थ एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू किए हुए थे और उसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया था। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ फिजिक्स का एक चैप्टर लेकर जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर जो है नाइन्थ क्लास में साइंस के जो होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं और आसान होते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करेंगे क्वेश्चन के दौरान जो है हम क्या करेंगे, सवाल को डिस्कस करते हुए चले ताकि टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज का चैप्टर है हमारे पास सम नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, देखते हैं इस चैप्टर से क्या क्या सवाल आए हैं, वो हम उनको बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरीके से है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कह रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। स्टेटमेंट 1 है द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। ठीक है, कि मतलब रबिंग की वजह से जो चार्ज जनरेट होता है वो स्टैटिक होता है। ठीक है, सही बात है। ये स्टैटिक चार्ज किसको कहते थे, सुनो। स्टेटमेंट 1 को डिस्कस कर रहा हूं मैं। स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज किसको कहते हैं? ऐसे चार्ज जो रेस्ट पर हो। तो जब आप किसी मटेरियल को, जैसे ये गिलास रॉड है, ठीक है, ये गिलास रॉड है, इस गिलास रॉड को आप जब रब करते थे किससे, जैसे सिल्क क्लॉथ से, किससे, जैसे मान लो ये सिल्क का कोई कपड़ा है, इस सिल्क क्लॉथ से आप इसको रब करते हैं। तो याद होगा आपको, एनसीईआरटी में देखे होंगे कि सिल्क के ऊपर कैसा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और गिलास रॉड के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कि नहीं। तो रबिंग की वजह से जो चार्ज आता है वो स्टैटिक चार्ज आता है। ये वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं, वो क्या कह रहा है, When charges move they constitute an electric current। ठीक है, कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या थी, याद करो। इलेक्ट्रिक करंट हम किसको कहते थे, है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बताओ। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं हम, है ना। किसको कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, यानी कि जब चार्ज मूव करेगा तभी इलेक्ट्रिक करंट होगा। यानी आई बराबर होता है क्यू फॉर चार्ज, टी फॉर टाइम। ठीक है, हमने बातें कि नहीं। थोड़ी सी बातें और मैं बता दूं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो है वो होती है एम्पियर। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर, स्मॉल ए से लिखना है, एम्पियर। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ठीक है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, चलो खैर, वो दोबारा सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या बातें थी। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। सही बात है, जो चार्ज जो रबिंग की वजह से जनरेट होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। दूसरा, व्हेन द चार्जेस मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्जेस मूव करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। ठीक है, तो क्या कहोगे? स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज आल्सो ट्रू। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। समझ गए? कोई डाउट यहां तक? अगर कोई डाउट नहीं है तो हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है विच डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। मतलब किन डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक से। ठीक है, मतलब जो बिजली वगैरह कड़कती है, लाइटनिंग वगैरह का जो फिनोमेना होता है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्डिंग के अंदर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता था हमारे पास लाइटनिंग कंडक्टर। क्या होता है? लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, क्या होता था? लाइटनिंग कंडक्टर। याद रखना, लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? ये बिल्डिंग के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं ऐसे, जैसे ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग के अंदर, ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर इंस्टॉल कर देते हैं जिसका एक हिस्सा ऊपर होता है, ऐसे ऊपर बाहर निकला होता है, और एक हिस्सा जमीन में
अंदर धसा हुआ होता है। इस कंडक्टर को हम लोग क्या कहते थे, लाइटनिंग कंडक्टर, ताकि कभी इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह इसके ऊपर लगे, यानी तो चार्जेस कहाँ मूव कर जाए, ग्राउंड में मूव कर जाए, ठीक है, और बिल्डिंग को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया जा सके, ठीक है। तो क्या जवाब हो गया इसका हमारे लिए, लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। तो लाइटनिंग कंडक्टर का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फिर से देखते हैं इनको। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, ठीक है। थंडर स्टॉर्म के वक्त कौन सा इनमें से सेफ्टी मेजर्स नहीं है। थंडर स्टॉर्म क्या होता है, मतलब जब बिजली कड़क रही होती है, ठीक है, बादल की गरज सुनाई दे रहा हो, उस वक्त जो है आपको क्या जहन में रखना चाहिए, कौन से सेफ्टी मेजरमेंट लेने चाहिए। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा इनका सेफ्टी मेजरमेंट नहीं है। सबसे पहला कि स्टे अवे फ्रॉम द पोल्स और अदर ऑब्जेक्ट, जाहिर सी बात है ऊंचे खंबे या पोल से क्या रखना है, दूर रखना है। क्यों, क्योंकि ऊंचे खंबे या पोल जो है, ठीक है, पोल वगैरह जो है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो ये फॉल कर सकता है आपके ऊपर, ठीक है, समझ में बात है। इसलिए इसके सामने खड़े होना गलत रहेगा हमारे लिए, ठीक है, नुकसानदेह साबित हो सकता है, ठीक। तो स्टेटमेंट ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए तो क्या है, करेक्ट है, ठीक। ऑप्शन बी के बारे में देखते हैं क्या है। ऑप्शन बी कह रहा है शट द डोर ऑफ व्हीकल्स एंड रिमेन इनसाइड इफ यू आर ट्रेवलिंग, ठीक है। कह रहा है कि अगर आप व्हीकल के अंदर हैं, गाड़ियों के अंदर हैं, तो गाड़ी के शीशे और दरवाजे बंद कर लीजिए, ठीक है, और गाड़ी के अंदर रहिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। बिल्कुल सही बात है, ऐसा करना चाहिए, गाड़ी से बाहर निकलने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप अंदर जो है वो ज्यादा सेफ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये भी क्या है, करेक्ट है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। कह रहे बाथिंग शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, मतलब जिस वक्त बारिश हो रहा हो उस बारिश में नहाना या ऐसे भी नहाना क्या है, हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है, उसको अवॉइड करना चाहिए। क्या ये बात सही है या गलत है? देखो बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि आप जो बारिश में नहाते हैं या ऐसे भी टैप वाटर, रनिंग वाटर से आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, तो देखो आपका घरों के अंदर टंकी कहाँ होता है, बाहर होता है, ठीक है, और वो भीगा हुआ होता है, उससे इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो आपको लग सकता है उस रनिंग वाटर के थ्रू, ठीक है ना। इसलिए बाथिंग को भी क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, करेक्ट है। याद रखना हमें चुनना कौन सा है, जो सेफ्टी मेजरमेंट नहीं है। तो अभी ए बी सी ये तो सही है। कैरिंग अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउटसाइड, ठीक है, अम्ब्रेला लेकर जाना जब आप बारिश हो रही हो तो। अब देखो यहाँ कॉमन सेंस के हिसाब से तो लगेगा कि ठीक है भाई बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लेकर जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आप अम्ब्रेला लेकर जाएंगे तो आप अपने आप को भीगने से बचा सकते हैं। लेकिन एक बात और याद रखना है कि जो अम्ब्रेला होता है जनरली उसकी जो रॉड्स होती है जिसको आप होल्ड किए हुए होते हैं वो मेटल से बना हुआ होता है, ठीक है, और मेटल पर लाइटनिंग जो है वो क्या कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है, जिससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। इसीलिए डी जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, डी जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो अब हमको चुनना क्या था, क्या चुनना था, इनकरेक्ट चुनना था। तो इनकरेक्ट चुनना है तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा इस सवाल का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बस समझ में आ गई, मतलब सवाल का जो आंसर होगा वो डी होगा। ये मैंने लिखा है ए स्टेटमेंट सही है, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। हमको क्या ढूंढना था, नोट अ सेफ्टी मेजर्स, तो आंसर हमारा हो जाएगा सवाल का डी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द डिवाइस यूज टू टेस्ट द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो डिवाइस जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है। तो देखो ऐसे डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ये डिवाइस है, ये डिवाइस है जिसका काम क्या है, ये डिवाइस है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम है चेक करना कि डिवाइस के मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है। टू टेस्ट चार्ज, टू टेस्ट चार्ज, ठीक है, समझ में बात है। वहीं पर गैल्वेनोमीटर जो है ये भी एक डिवाइस होता है, मैं बता दूं चूंकि ऑप्शन में है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये भी एक डिवाइस होता है, लेकिन इससे हम टेस्ट करते हैं टू चेक
करंट इन द सर्किट। ठीक है, सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा उसको चेक करने के लिए होता है। ठीक है, एमीटर, ठीक है, टू मेजर करंट, ये क्या करता है, करंट को मेजर करता है। एमीटर क्या होता है, सर्किट के अंदर करंट को मेजर करता है। ठीक है, समझ में ये बात है। लाइटनिंग कंडक्टर, ये क्या होता है ये मैं बता ही चुका हूं, तो इसलिए हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर लाइटनिंग से बचाने के लिए होता है, बिल्डिंग के अंदर इंस्टॉल करते हैं, वो पिछले सवाल में बता चुका हूं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो डिवाइस यूज्ड टू टेस्ट द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं जरा। द टू ऑब्जेक्ट्स रब्स अगेंस्ट ईच अदर, कह रहे दो ऑब्जेक्ट को जब हम आपस में रब करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने फॉरन तौर पर एक एग्जांपल दिया था कि जब आप गिलास रॉड को रब करते हैं, किससे, सिल्क से, है ना, क्या करते हैं, सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं। ठीक है, तो गिलास रॉड पे कैसा चार्ज आता है, गिलास रॉड पे जो चार्ज आता है वो है पॉजिटिव, और सिल्क पे जो चार्ज आता है वो है नेगेटिव। ठीक है, अगर इस सवाल को जहन में रखो जो अभी पीछे आया था, तो ये बन जाएगा आसानी से। क्या कह रहा है कि द टू ऑब्जेक्ट्स रब्स अगेंस्ट ईच अदर, जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रब किया जाता है, विल लूज इलेक्ट्रॉन, will gain electron, one will lose electron and other will gain electron, none of this। ठीक है, तो देखो जब भी एक दूसरे को हम रब करते हैं ना, तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दूसरा गेन करता है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है, गिलास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है गिलास रॉड ने इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर किया होगा किसके ऊपर, सिल्क के ऊपर। तो गिलास रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और सिल्क ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी आप रबिंग करते हैं तो उसमें एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द डिवाइस यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग ए चार्ज और नॉट इज कॉल्ड। ठीक है, ये सेम सवाल है, रिपीट हुआ है कि वो डिवाइस जिसका हम इस्तेमाल करते हैं चेक करने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या जवाब था, उसका जवाब था इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इस आपको समझना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कई बार सवाल पिछले जो सवाल होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ। कह रहा है ए बॉडी ए विद ए चार्ज +2q इज ब्राउट इन कॉन्टेक्ट विद अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज बॉडी बी and then removed, the charge on body B is। देखो क्या कह रहे हैं, सवाल समझना है कि एक बॉडी A है जिस पर चार्ज +2q है। ठीक है, मैं लिखते चलो साथ साथ, एक बॉडी A है, एक बॉडी A है, एक बॉडी A है, इस पर चार्ज +2q है। ठीक है, इज ब्राउट इन कॉन्टेक्ट विद अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज बॉडी, दूसरी आइडेंटिकल बॉडी है शेप एंड साइज में, लेकिन ये अनचार्ज है, यानी इस पे अभी चार्ज 0 है। ठीक है, यानी इस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज +2q है। ठीक है, और ब्राउट इन कॉन्टेक्ट, अब इनको कॉन्टेक्ट में लाया गया। ठीक है, इनको क्या लाया गया, कॉन्टेक्ट में लाया गया, ऐसे आपस में कनेक्ट किया गया। ठीक है, आपस में क्या किया गया, कनेक्ट किया गया, और फिर थोड़ी देर बाद इनको क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। तो कह रहे जब कनेक्ट करने के बाद सेपरेट करोगे तो चार्ज ऑन बॉडी बी इज, तो बॉडी बी पर चार्ज कितना होगा, बॉडी बी पर चार्ज कितना होगा। देखो मैं एक चीज बताता हूं, ठीक है, ये याद रखना वरना गलती कर बैठोगे। ठीक है, याद रखना पहली चीज, चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, यानी चार्ज को हम ना ही क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं, सिर्फ उसको ट्रांसफर करा सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर। इतनी बात समझ में आई। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, एक कंजर्व क्वांटिटी है, यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड
nor be destroyed it can only be transferred from one body to the another body. ठीक है, मैंने क्या लिखा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर बॉडी। हम उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करा सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर हमारा ये काम करेगा। तो देखो दोनों पे इनिशियली चार्ज कितना था, मैं कहूं टोटल चार्ज इनिशियली कितना है, तो कहोगे यहां पर 2q और यहां पर q। ठीक है, तो टोटल चार्ज हमारे पास कितना है, 2q प्लस 0 दैट विल बिकम 2q, यानी फाइनली भी चार्ज हमारे पास 2q होना चाहिए। क्लियर। लेकिन जब आप कनेक्ट किए हैं इसको तो चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, तो क्या करना है फाइनली, अब कितनी बॉडी है, 2 आइडेंटिकल बॉडी है, तो इस चार्ज को 2 बराबर हिस्से में बांट देना है। ठीक है, तो फाइनली कितना चार्ज होगा, फाइनली तो क्या कहोगे, फाइनली चार्ज ऑन ईच बॉडी, यानी दोनों ए पर या बी पर। ठीक है, कितना होगा, तो कहोगे टोटल चार्ज कितना था 2q, उसको 2 हिस्से में बांट दो तो कितना आ जाएगा, प्लस q। कितना आ जाएगा, प्लस q। ध्यान देना काम की चीज है, यहाँ पर ध्यान देना कि पहले चार्ज 2q था टोटल, अब हम जब इनको कनेक्ट किए होंगे तो चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, तो फाइनली भी चार्ज 2q ही होना चाहिए। हमने कहा चलो भाई फाइनली भी चार्ज 2q है, लेकिन अब ये चार्ज 2 बराबर हिस्से में बट गया होगा, क्योंकि जब भी बॉडी आइडेंटिकल होती है तो उनके ऊपर चार्जेस के अमाउंट सेम हो जाते हैं जब आप उसको कनेक्ट करते हैं, तो ये भी याद रखना। तो टोटल चार्ज 2q था, हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमने कहा कि अब फाइनली क्या हुआ होगा, ए के ऊपर भी चार्ज प्लस q रहा होगा और बी के ऊपर भी चार्ज प्लस q रहा होगा। ए के ऊपर भी चार्ज प्लस q रहा होगा, बी के ऊपर भी चार्ज क्या रहा होगा, प्लस q रहा होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लस q। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लस q। अब यहाँ पर बहुत डाउट होगा बच्चों को कि सर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर करता है ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, पॉजिटिव चार्ज को आपने कैसे ट्रांसफर कर दिया। देखो कायदे से चार्ज जो फ्लो हुआ होगा वो नेगेटिव चार्ज ही होगा, लेकिन हमसे सवाल पूछ रहा है कि बी पर चार्ज कितना होगा। तो देखो यहां पर जिस बच्चों का ऐसा कंफ्यूजन होगा सवाल के अंदर वो समझो, यहां पर 2q था, यहां पर क्या था 2q था, और यहां पर b पर 0 चार्ज था। हुआ क्या कि जब आपने इसको कनेक्ट किया तो निगेटिव चार्ज -q इधर से इधर फ्लो कर गया होगा। कितना, -q चार्ज, मैंने क्या कहा, माइनस का q चार्ज इधर से इधर फ्लो किया होगा। जब -q यहां से इधर जाएगा तो प्लस q बना देगा इसको, और यहां जाकर 2q में जब ये -q जुड़ा होगा तो ये भी प्लस q हो गया होगा। समझ पाए मेरी बात को। ठीक है, तो चार्ज ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज b से a की तरफ ट्रांसफर हुआ होगा, इधर b से a की तरफ ट्रांसफर हुआ होगा, लेकिन b पर चार्ज होगा कितना, तो वो है प्लस q। तो सवाल क्या था, चार्ज ऑन बॉडी b इज दैट इज प्लस q। क्लियर, बात समझ में आ गई। ठीक है, जिनका ऐसा कंफ्यूजन हो मेरे ख्याल से वो डाउट भी क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल था। अमूमन 8वीं क्लास के बच्चे इस तरीके के सवाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो एक बार दोबारा से वीडियो को पीछे ले जाना और वापस से देखना इसको। ठीक है, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि ए पॉइंट एट ग्राउंड लेवल बिलो विच एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड। ठीक है, तो कह रहा है कि एक पॉइंट जो ग्राउंड लेवल पर होता है और उसके ठीक नीचे अर्थक्वेक होता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखो पहले समझो, जैसे हमने पता है कि जो जमीन की जो सरफेस, जमीन जो है उसकी 3 सतहें, सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, क्रस्ट, है ना, फिर उसके नीचे मेंटल, सबसे अंदर कोर। तो जो हमारा अर्थक्वेक होता है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है। कहाँ होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो अर्थक्वेक अकर होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो अर्थक्वेक अकर होता है वो नीचे किसी पॉइंट पर अकर होता है। ठीक है, जिस पॉइंट पर अकर होता है ना उसको हम लोग बोलते थे क्या, फोकस। जिस पॉइंट पर अर्थ के नीचे जहां पर अकर होता था उसको बोलते थे फोकस। ये क्या है, क्रस्ट है,
अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। और इस फोकस से ही अर्थ पे क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, मतलब हर तरफ ऐसे फैलता है, ऐसे फैलता है ना, ऐसे हर तरफ फैलता है। तो कह रहा है कि इसके ठीक ऊपर, इस जहां से अर्थक्वेक अकर होता है, इसके ठीक ऊपर जमीन की सतह पर जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो इस पॉइंट को बोलते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। तो ये जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो पॉइंट है वो कहलाता है एपिसेंटर, और अंदर जहां अकर हुआ है उसको बोलते हैं फोकस। तो अब सवाल पे आते हैं दोबारा से। कह रहे हैं अ पॉइंट एट ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल पर जो पॉइंट है, बिलो विच एन अर्थक्वेक अकर, जिसके नीचे एक अर्थक्वेक अकर होता है या ओरिजिनेट होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो जवाब क्या हो जाएगा हमारा? एपिसेंटर। समझ में बात है? क्या कहते हैं उसको? एपिसेंटर। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, द रॉड एंड द रॉड, ऑप्शन है आगे, एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। दूसरा है बिकम पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द क्लॉथ हैज अ नेगेटिव चार्ज। तीसरा है हमारे पास एंड द क्लॉथ एक्वायर नेगेटिव चार्ज। चौथा है बिकम्स नेगेटिवली चार्ज व्हाइल द क्लॉथ हैज अ पॉजिटिव चार्ज। देखो अभी जस्ट 2 बार ये सवाल आ चुका है, उसी को पूछने का अंदाज अलग है कि गिलास रॉड को जब आप सिल्क से रब करते हैं, याद रखो गिलास रॉड से जब गिलास रॉड को जब सिल्क से रब करते हैं तो गिलास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पे नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि व्हेन ए गिलास रॉड इज रब्ड विद ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, द रॉड, तो द रॉड पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या कहोगे? द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द क्लॉथ हैज ए नेगेटिव चार्ज। तो हमारे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, है ना। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ, द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द क्लॉथ हैज ए नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गई बात है? कोई डाउट यहाँ तक, है ना? तो ये तो रिपीटेड है, मैं दोबारा से अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। The process of electric discharge between the clouds and the earth or between the different clouds causes, ठीक है। देखो ये लाइटनिंग होता था, क्या कहते थे इसको? लाइटनिंग। क्या होता है लाइटनिंग, जरा समझते हैं। जवाब तो मैंने बता दिया कि लाइटनिंग होता है। देखो क्या कह रहा है, वो प्रोसेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का किसके बीच? बिटवीन द क्लाउड्स एंड द अर्थ और बिटवीन द डिफरेंट क्लाउड्स कॉजेस, ठीक है। कह रहा है कि ये जो बादल होते हैं, बादल, ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, किसी पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो एक क्लाउड का दूसरे क्लाउड के बीच इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या कहलाता है? या एक क्लाउड का नीचे अगर ग्राउंड है, नीचे अगर ग्राउंड है तो पढ़े होगे कि यहाँ पर भी आसपास में चार्जेस आ जाते हैं, है ना। तो कह रहा है कि क्लाउड से क्लाउड के बीच का जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है या क्लाउड से जो अर्थ के बीच का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, इस चीज को क्या कहते हैं? तो इस चीज को हम लोग बोलते थे क्या? लाइटनिंग। क्या बोलते थे? लाइटनिंग, है ना। तो लाइटनिंग की डेफिनेशन है बेसिकली ये। लाइटनिंग की डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन द क्लाउड्स एंड द अर्थ और बिटवीन द डिफरेंट क्लाउड्स कॉजेज लाइटनिंग, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11। सेम सवाल देखो, 2017-18 में जो सवाल है और 2017-18 का भी ये भी सवाल है। नहीं, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। ये सवाल यानी ये भी 17-18 का है। ये वाला द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स कॉजेस, ये लाइटनिंग है। अब देखो अगला सवाल, देखो फिर से क्या कर रहा है, लाइटनिंग अकर्स ड्यू टू, ठीक है। ये तो नहले पे दहला है, या तो दोनों को 2 नंबर मिल गए होंगे किसी भी बच्चे को, या एक भी नहीं मिला होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि लाइटनिंग अकर्स ड्यू टू, लाइटनिंग किस वजह से होता है? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से होता है। देखो तो ऐसे कारनामे भी हो जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे ए मेजर सुनामी occurred in Indian Ocean on 26 December 2004. The main causes of the tsunami was, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि एक मेजर सुनामी 26 दिसंबर 2004 में आया था इंडियन ओशन के अंदर। तो कह रहा है कि जो ये सुनामी हुआ था उसके पीछे की वजह क्या थी? देखो उसकी पीछे की वजह थी कि इंडियन ओशन के अंदर क्या आ गया था? अर्थक्वेक आ गया था। क्या आ गया था?
अर्थक्वेक आ गया था। ठीक है, क्या आ गया था? तो अर्थक्वेक आ गया था। तो याद रखना कि अर्थक्वेक की वजह से भी सुनामी आ सकता है, अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आ सकता है। तो याद रखना अर्थक्वेक की वजह से और क्या क्या हो सकता है, अर्थक्वेक कॉजेस। ठीक है, एक तो क्या आ सकता है, सुनामी आ सकता है, क्या सकता है, सुनामी आ सकता है अगर ये अर्थक्वेक कहां आया हो, ओशियन के अंदर आया हो। दूसरा लैंडस्लाइड हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है, पहाड़ी इलाके में आया तो पहाड़ की मिट्टियां वगैरह है ना नीचे की तरफ स्लाइड कर सकती है, तो लैंडस्लाइड हो सकता है। तीसरा फ्लड आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी समंदर में सुनामी आ गया, तो सुनामी आएगा तो वाटर लेवल ऊपर राइज क्या होगा, जब वाटर लेवल ऊपर राइज क्या होगा, तो राइज करके फिर शोर वाले इलाके यानी कि कोस्टल एरियाज की तरफ ट्रेवल करेगा, तो आसपास के इलाके में क्या आ सकता है, सैलाब आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह था कि 26 दिसंबर 2004 में जो इंडियन ओशन के अंदर सुनामी आया था उसके पीछे की वजह क्या थी, तो ये क्या है, अर्थक्वेक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 फिर से देखो, कह रहा है डैश इज द डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा जवाब, लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, मैं दोबारा से एक बात याद दिला दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है, क्यों देख रहे हो जो सवाल 17 और 18 में आया था वो बाद के एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हुए रहोगे तो बहुत सारे सवाल वहीं से हूबहू टकरा जाते हैं, थोड़ी बहुत लैंग्वेज वगैरह में बदलाव आ सकता है। तो बिल्डिंग को बचाने के लिए हम लोग क्या करते थे, लाइटनिंग कंडक्टर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 फिर से देखो, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग ए चार्ज और नॉट इज कॉल्ड। वो डिवाइस जो टेस्ट करता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोस्कोप बोलते थे। क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अ मेजर earthquake occurred on 26 जनवरी 2001 इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 26 जनवरी 2001 में इंडिया के किस पार्ट में जो है ये अर्थक्वेक अकर हुआ था। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं आई, इंडिया के किस पार्ट में जो है ये अर्थक्वेक अकर हुआ था। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं आई। देखो मैं इतना हिंट दे दूं कि उसमें 3 डेट्स थे, है ना, एक गुजरात के भुज इलाके वाला था, एक उड़ी एंड तंगधार डिस्ट्रिक्ट में आया था, और एक इंडियन ओशियन के अंदर सुनामी आया था। ये 3 डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ये चीज जो है जाकर आप ढूंढेंगे। इतना तो क्लियर हो गया कि ये और ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो अब जाइए ढूंढ के लाइए। ठीक है, समझ में बातें कि नहीं आई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, व्हेन लाइटनिंग पासेस थ्रू द एयर विच वन इज फॉर्म। कह रहा है कि जब लाइटनिंग एयर से पास होता है तो इनमें से कौन सा फॉर्म होता है। तो देखो ये केमिस्ट्री का सवाल है लेकिन यहाँ पे दे दिया है, तो मैं बता दूं कि जब लाइटनिंग अकर होता है तो उस वक्त जो है एक्चुअली एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर नाइट्रिक एसिड का फॉर्म, नाइट्रिक एसिड क्या होता है, फॉर्म होता है। तो व्हेन लाइटनिंग पासेस थ्रू द एयर विच वन इज फॉर्म, तो क्या होता है, नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, खैर ये सवाल फिजिक्स का नहीं है। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं अगले सवाल में। लेकिन वो जो लाइटनिंग वाला मतलब वो सवाल था जो मैंने होमवर्क दिया है वो कमेंट में सब अपना आंसर बताएगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू।